प्रिय मित्रों, दर्शकों, मेरी प्रिय विद्यार्थियों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं प्रजातंत्र के आधार के रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा विकेंद्रीकरण की सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। आपको मैं बताऊं कि शक्तियां अगर एक जगह होंगी तो वह भ्रष्ट होंगी। लॉर्ड एक्टन कहता भी है कि शक्ति भ्रष्ट होती है, निश्चित रूप में शक्ति भ्रष्ट होती है। इसलिए जरूरी है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए एक जगह शक्तियां न रहे, उसको विभाजित कर दिया जाए और प्रजातंत्र में शक्तियों को, प्राधिकार को विभाजित करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वह है थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, तथा कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की अवधारणा या सिद्धांत। इसी पर मैं बात करूंगा। अमेरिका में सबसे पहले आधुनिक समय में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया है और अमेरिका, आप जानते हैं कि आधुनिक समय का प्रथम प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया है। हम भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 50 के अंतर्गत यह देखते हैं कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य दो अंगों से अलग किया गया है और यह भी शक्ति पृथक्करण है। हाँ, अमेरिका में पूर्ण रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया है और हमारे यहाँ आंशिक रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया गया है। मैं अलग काम करूंगा भारत की संसदीय व्यवस्था पर, तो आपको बताऊंगा, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से मिलना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, लेकिन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के लिए दोनों अंगों को न्यायपालिका से अलग किया गया है। इसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए विस्तृत रूप में हम लोग सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का स्टडी करते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। पहली बार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीति विज्ञान के जनक, प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु, जो आदर्शवादी भी है, अनुदारवादी भी है, उसके द्वारा सरकार के अंगों की और अलग अलग अंगों की बात कार्य की गई। आज जैसा तो नहीं, लेकिन पहला विचारक अरस्तु ही है जिसने असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशियरी की बात की। वह पहला विचारक था। अरस्तु की बाद अगर हम देखते हैं तो प्लूवियस, सिसरो की रचनाओं में भी हमें आंशिक रूप में सरकार के अलग अलग अंग या कार्य की चर्चा मिलती है। मार्सिलियो पोदुआ की रचना में भी इस प्रकार की बात देखने को मिलती है। बोदिन के द्वारा भी रिपब्लिका में भी ऐसी बातें की गई है। लेकिन जॉन लॉक को अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले सरकार के 3 अंगों की व्यवस्थित चर्चा की। जॉन लॉक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है, फिर भी यह प्रजातांत्रिक विचार दे देता है कि सरकार के 3 अंग होंगे, तीनों अंग के अलग अलग कार्य होंगे और तीनों अंग अपने अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। सरकार के 3 अंग में वह संघीय कहता है, जिसका काम विधि निर्माण है, जो कालांतर में विधायिका, व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर के नाम से जानी गई। सरकार की दूसरी अंग जॉन लॉक के अनुसार कार्यपालिका है, जो संघीय यानी विधायिका द्वारा निर्मित विधियों को क्रियान्वित करने का काम करती है। और सरकार की जो तीसरी अंग है जॉन लॉक, उसे न्यायपालिका कहता है और न्यायपालिका विधि की व्याख्या और न्याय करने का काम करती है। स्पष्ट है कि जॉन लॉक संवैधानिक राजतंत्र के लिए सरकार के 3 अंगों और तथा उनके 3 प्रकार के कार्यों का विभाजन किया
और उसके बाद जॉन लॉक के बाद बहुत व्यवस्थित रूप में 1762 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में फ्रेंच स्कॉलर मोंतेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। मोंतेस्क्यू अद्वैतवादी है, यानी वह संप्रभुता में तमाम शक्ति को केंद्रित रखना चाहता है, फिर भी वह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देता है और सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग कार्य को बांट देने की बात कहता है तथा यह अपेक्षा करता है कि कोई अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। यही कारण है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में मोंतेस्क्यू का ही नाम लिया जाता है। मोंतेस्क्यू के बाद भी इस सिद्धांत की चर्चा अंग्रेज विद्वान प्रसिद्ध लेखक ब्लैकस्टोन के द्वारा किया गया। ब्लैकस्टोन ने कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड में इस बात की चर्चा की, इसका समर्थन किया, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह रही कि जो अमेरिका सबसे पहले शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मोंतेस्क्यू के सिद्धांत को लिया, उस अमेरिका में संविधान बनाने के लिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद जो संविधान सभा बना था, उस संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य मेडिसन के द्वारा तो यहां तक कह दिया गया कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत न केवल शासन के सुसंचालन के लिए आवश्यक है, बल्कि सार्वजनिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आवश्यक है। तभी तो आज शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रजातंत्र की आधारभूत विशेषता, अनिवार्यता माना जाता है। स्पष्टतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में इसे लागू किया जाता है। यह सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग कार्य निष्पादित करने की बात कहता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू कर दें और सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक रूप में कार्यों का निष्पादन करें तो शासन का संचालन होगा? यदि एक रथ में 3 घोड़े लगे हुए हैं और तीनों घोड़ा 3 दिशा में जाए तो क्या रथ अपने लक्ष्य मुकाम तक पहुंच पाएगा? नहीं। स्पष्ट है कि रथ में 3 घोड़े लगे हुए हैं, तीनों अपना अपना चले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में तारतम्यता बनी रहे और इसी प्रकार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू हो, सरकार के तीनों अंग अपना अपना काम करें, लेकिन विशेष परिस्थिति में उनके बीच में तारतम्यता स्थापित करने के लिए एक दूसरा उप सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। अमेरिका जहां शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू है और अमेरिका में संघवाद के साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो अमेरिकी व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च है, फिर भी आप यह जाने कि अमेरिकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, वैदेशिक नीति में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यदि देश को सदस्य बनाता है तो ऐसी स्थिति में उसके उस डिसीजन को अंतिम नहीं माना जाएगा जब तक वहां की संघीय विधायिका, जिसको कांग्रेस कहते हैं, जो द्विसदनात्मक है, जिसमें द्वितीय और उच्च सदन जिसको सीनेट कहते हैं, उनके द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया जाए, जिसे रेटिफिकेशन ऑफ द सीनेट कहते हैं, यानी सीनेट का अनुसमर्थन कहते हैं। अमेरिका में भी जजेज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन है, जहां न्यायपालिका सरकार के कार्यों का वह जांच करती है या उसके द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है और सरकार के तीनों अंगों के कार्य बांट दिए गए हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन बना हुआ है। यह बात हमारे यहां भी लागू होती है। स्पष्टतः
शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह प्रजातंत्र के लिए सरकार के कार्यों को, सरकार के अंगों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में शक्ति को विभाजित करने से समर्थन है। मार्क्सवादी देशों में, साम्यवादी देशों में, जो दुनिया में वास्तविक अपने सिद्धांत में तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं है आंशिक रूप में, तो चीन, उत्तर कोरिया, लाओस, वियतनाम या क्यूबा में है। वहां अगर हम देखते हैं तो वहां शक्ति पृथक्करण सिद्धांत नहीं, केंद्रीकरण का सिद्धांत है और एक जगह शक्तियां समाहित है। कहने के लिए सरकार के अलग अलग अंग है, कार्य बताए जाते हैं, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं केंद्रीकरण और प्रभुत्व वाली बात है, जिसे तानाशाही के नाम से हम जान सकते हैं। इसलिए वहां प्रजातंत्र का विकास संभव नहीं है। चलिए अब प्रजातंत्र के दूसरी आधारभूत विशेषता के रूप में विकेंद्रीकरण देखते हैं। यह विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण से विपरीत है। जब तमाम शासन की शक्तियां, प्रशासन की तमाम प्राधिकार अगर एक स्थान पर आरक्षित हो, केंद्रित हो, तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। और इसी की विपरीत जो विशेषता है, जिसका मानना है कि प्राधिकार और शक्तियां एक स्थान पर नहीं होकर हर स्तर पर वितरित और विभाजित होनी चाहिए, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण एक लोकतांत्रिक और आधुनिक अवधारणा है। भारत में या दुनिया के जहां भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वहां विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को अपनाया जाता है। अपने यहां राजनीतिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है, चाहे वह नगरीय और ग्रामीण है, यह सब राजनीतिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है। प्रशासन में भी सोपानीय रूप में ऊपर से नीचे के अधिकारियों के बीच प्राधिकार का आवंटन या विभाजन कर दिया जाता है, वह भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। और निश्चित रूप में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण या राजनीतिक विकेंद्रीकरण दोनों ही विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आएंगे और लोकतंत्र के लिए इसे आवश्यक माना जाएगा। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि क्या भारत में केंद्रीकरण की स्थिति या उपस्थिति नहीं दिखती? हाँ, दिखती है, लेकिन वह आपातकालीन, अनिवार्य और मेडिसिन के रूप में दिखती है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है, और उस आपातकाल के प्रावधान में यदि हम 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की बात कहें, उस समय तो बिल्कुल तमाम शक्तियां केंद्रीकृत हो जाती है। लेकिन आपको मालूम होगा कि वह राष्ट्रीय आपात का एक काल अवधि है, वह आपातकाल कुछ दिनों के लिए है। इसलिए भारत में वह तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोरता का परिचायक है और वह अल्पकालीन है। भारत में तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया है। स्पष्ट है कि प्रजातंत्र के लिए शक्ति पृथक्करण और विकेंद्रीकरण दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। और आज मैं बहुत संक्षिप्त रूप में इस पर मैंने चर्चा किया, आप लोग समझें। आगे मैं सुशासन पर, जो प्रजातंत्र का लक्ष्य बताया जा सकता है, मैं काम करूंगा। और उसके बाद मैं राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यवस्था पर काम करूंगा। कुछ हमारे मित्रों के द्वारा भी इसकी मांग की गई है कि बिहार में चुनाव है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी राजनीतिक दलों के बारे में, दलीय व्यवस्था के बारे में डिटेल जानकारी दें। इसलिए मेरी लगभग 6-7 सीरीज जो होंगी उसी पर आएंगी। इसके बाद वाली सीरीज मैं गुड गवर्नेंस पर काम करूंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, मैं अपने बड़े मित्रों से भी, अग्रजों से भी आग्रह करता हूं कि मेरे जैसे छोटे आदमी की बात भी, यह जो राजनीति विज्ञान में 2-4 लाइन जो मैं जानता हूं उसको सुनने का प्रयास करें। अगर कोई कमियां हैं तो बताएंगे और दूसरे छात्र भी इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए उनको भी निर्देशित करेंगे। इसलिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें या फिर शेयर करें। थैंक यू। ओके।